वेलकम टू आवर चैनल जेएसआई क्लासेस। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रोबेबिलिटी का पार्ट। हमने जो लास्ट वीडियोस में किया था यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम, उसके कुछ एग्जांपल्स, लेकिन आज हम उसके ही कुछ अलग सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं जिसमें हमारा ये होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट इन केस ऑफ एन इंडिपेंडेंट इवेंट्स। ये कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट यानी कि सिर्फ एक, कम से कम एक इवेंट के घटने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो निकालनी है जब हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट हमारे पास n हो, यानी कि इनफाइनाइट हो या n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो। तो उस केस में हम कैसे निकालते हैं? सबसे पहले हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एट लीस्ट वन इवेंट, जैसे मैंने क्वेश्चन बताया। तो निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्योंकि हमारे पास प्रोबेबिलिटी का सम इक्वल टू 1 होता है, तो हमने क्या करना है, 1 में से हैपनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ नन इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटी को लेस कर दें तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एट लीस्ट वन इवेंट हमारे पास आ जाएगा, राइट। जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है 1 माइनस P1, हमारे पास कोई भी प्रोबेबिलिटी है उसको 1 से लेस कर दो, माइनस P2 कुछ और भी ज़्यादा इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी है उसको लेस कर दो, उसका भी जो आगे जो भी इवेंट्स होंगे अप टू n नंबर तक हम उसको लेस कर सकते हैं। वैसे कि एग्जांपल देके आपको भी समझ में आएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें आपको निकालना है A problem is given to 3 students A, B and C whose chances of solving it 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 respectively. What is the probability that the problem will be solved? Solved है, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि किसी 3 स्टूडेंट्स को कोई सी प्रॉब्लम दी गई है, उसमें हमको गिवन क्या है, उनके सॉल्विंग की प्रोबेबिलिटी यानी कि 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4 रिस्पेक्टिवली जो ए बी सी एन सोल्व करते हैं। हमने निकालनी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड। हमने प्रोबेबिलिटी निकालने की प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे। सबसे पहले देखो हमको गिवन क्या है, प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय ए दैट इज गिवन बाय 1 by 2, प्रॉब्लम सोल्व्ड बाय बी given by probability 1 by 3 and problem solved by C that is 1 by 4। सिंपल है, क्वेश्चन को गिवन है। अब हमने क्या निकालना है, वो प्रॉब्लम वाली सोल्व हो जाए, ठीक है। तो उसके साथ हम क्या करेंगे, हमारे पास तो गिवन है प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी वर्ल्ड जो इंडिविजुअल गिवन है हमको, ठीक है। बट हम इस केस में क्या कर रहे हैं, हम इनके सोल्व ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। वो देखते हैं कैसे। प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड बाय ए दैट इज P of A bar 1 minus 1 by 2, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड बाय B bar 1 minus 1 by 3, प्रॉब्लम नॉट सॉल्व्ड बाय C दैट इज 1 minus 1 by 4। ये हमारा हो जाएगा 1 by 2, ये हमारा हो जाएगा 2 by 3 और ये हमारा हो जाएगा 3 by 4, राइट। तो हमारे पास इनके ना सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। हमने मल्टीप्लाई करनी है P of A naught into P of B naught into P of C naught। क्या होगी हमारी प्रोबेबिलिटी 1 by 2 मल्टीप्लाई 2 by 3 into 3 by 4, ठीक है। 1 by 4 हमारे पास प्रॉब्लम ना सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी आ गई है। अब हमने पहले ही पढ़ा, जब हमको ना होने की प्रोबेबिलिटी को गिवन हो तो उसमें से 1 में से अगर उसको लेस कर दे तो हमारे पास होने की प्रोबेबिलिटी आ जाती है, सिंपली जो मैंने बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग क्या आएगा, प्रॉब्लम विल बी सोल्व्ड that means 1 minus probability of problem not solved that is given by 1 by 4। तो हम क्या करेंगे, 1 minus 1 by 4 यानी कि हमारी प्रोबेबिलिटी आएगी 3 by 4। ये हो गया हमारा आंसर।
तो हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया, हमने सबसे पहले निकाली हमको जो क्वेश्चन गिवन थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी विच इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो हमने उसके बाद क्या किया, हमने प्रॉब्लम ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकाली इंडिविजुअल, ए से सॉल्व नहीं होती, हमने क्या किया 1 माइनस जो ए की प्रोबेबिलिटी सॉल्व होने की लेस कर दी 1/2, हमारा है 1/2। प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व्ड बाय बी, क्वेश्चन नॉट सॉल्व्ड बाय बी 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। प्रोबेबिलिटी नॉट सॉल्व्ड बाय सी, क्वेश्चन नॉट सॉल्व्ड बाय सी, हमारी क्या आएगी 1 माइनस 1/4 जो उसकी सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी थी, तो ये है 3/4। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, इन तीनों प्रोबेबिलिटी को कंबाइन कर दिया, हमने ना सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी हमने कंबाइन कर दिया जो कि हमारा है 1/4। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन हमारे पास आ गया प्रोबेबिलिटी जो जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व ना हो। ठीक है, अगर मैं 1 में से ना सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, प्रोबेबिलिटी सोल्व होने की प्रोबेबिलिटी, राइट। ठीक है, तो ये हमारा 1 में से लेस कर दे 1/4, तो हमारा आंसर है 3/4। ये हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल था। तो मैंने इसका सेकंड एग्जांपल आपको और इजीली समझ आने के लिए मैंने सेकंड एग्जांपल लिया है। तो इसमें क्या कह रहा है, a person is known to hit the target in 3 out of 4 shots whereas another person is known to hit 2 out of 3. Find probability of target being hit when both try. ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें कह रहा है कि किसी पर्सन को कहा जाता है कि वो 4 में से 3 शॉट आपको हिट करता है। ठीक है, और जो सेकंड पर्सन है वो 3 में से 2 शॉट हिट करता है। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है टारगेट बीइंग हिट, टारगेट हिट हो जाए जब दोनों ट्राई करें। ठीक है, तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने मान लिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो कि हमारी ये है, मैं इसको ए मान रहा हूँ और इसको मान रहा हूँ मैं बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए टारगेट बीइंग हिट यानी कि हमारे पास 3 out of 4 है, यानी कि 4 में से 3, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/4। आउट ऑफ 4 है ना, तो जितनी हिट होती है वो ऊपर आता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माना मैंने 8। ठीक है, तो 2 out of 3 है, तो उसकी क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 2/3, राइट। अब देखो, अब हमारे पास हिट होने की प्रोबेबिलिटी तो आ गई। ठीक है, बट अब हम इसके निकाल लें टारगेट दोनों हिट हो जाएं। ठीक है, जब दोनों ट्राई करते हैं तो उसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टारगेट बीइंग हिट बाय ए, टारगेट ए से हिट ना हो 1 माइनस 3/4, राइट 1/4। प्रोबेबिलिटी नॉट हिट बाय बी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 1 माइनस 2/3 दैट इज 1/3, राइट। अब मैं इन दोनों प्रोबेबिलिटी कंबाइन कर रहा हूँ, क्या होगी प्रोबेबिलिटी यहाँ हमारी जब दोनों टारगेट हिट ना हो, प्रोबेबिलिटी डोंट हिट बाय ए एंड बी, ए एंड बी जब उनसे हिट ना हो तो उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, पी ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट दैट इज 1/4 मल्टीप्लाई 1/3 दैट इज 1/12। ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई ना हिट होने की प्रोबेबिलिटी। जब हमारे पास किसी चीज़ के ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाए, अगर उसको मैं 1 में सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास उसके होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में समझाया। तो इसमें देखते हैं क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, हिट बाय बोथ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ डोंट हिट बाय, यानी कि और भी हमारा ये था 1/12 है, तो 12 माइनस 1 यानी कि 11/12 हमारी क्या आ गई प्रोबेबिलिटी हिट होने की। प्रॉब्लम हिट होने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई यहाँ पर 11/2, जो हमारा शॉट है वो हिट होगा उसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आ गई 11/12, राइट। तो ये हमारा था एग्जांपल। हमारा यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक है वो है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपटीशन एग्जाम में बहुत तरह के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये टॉपिक कैसे है हम डिस्कस करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, इसके नाम में ही है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशन यानी कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कुछ ना कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, वो हमारी होती है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ए एंड बी टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है वो अप्लाई तब होती है जब हमारी प्रोबेबिलिटी में डिपेंडेंट इवेंट्स हों। जैसे कि डिपेंडेंट इवेंट्स मैंने पहले ही क्लासेस में डिस्कस किया था। डिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी प्रोबेबिलिटी का फर्क किसी दूसरी प्रोबेबिलिटी पे पड़ता है। डिपेंडेंट इवेंट ऐसे इवेंट होते हैं जिसमें किसी एक प्रोबेबिलिटी का अकरेंस या किसी एक इवेंट की जो अकरेंस है उसका जो इफेक्ट है वो दूसरे इवेंट के अकरेंस पे जरूर पड़ता है। ऐसे इवेंट्स को कहते हैं हम डिपेंडेंट इवेंट्स। तो इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यानी कि ए अपॉन बी
इसके तीन डेफिनेशन हो सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की, जो ये लिखा हुआ है देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ओवर बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन रिस्पेक्ट ऑफ बी, या फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी ऑलरेडी अकर्ड। ये तीनों बातें सेम है। इसका मतलब क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ बी, बी के आने से, बी के आने के बाद जो हमारी प्रोबेबिलिटी बची ए की क्या होगी, वो हमारी प्रोबेबिलिटी होगी बी ए अपॉन बी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ होती है हमारी बी अपॉन ए, जिसमें हमारा ए इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका होगा और बी की हमको निकालनी होगी, जैसे कि ये हमारी ए है। जो सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती है आप ये लिख सकते हो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी व्हेन एक इवेंट, व्हेन वन इवेंट ऑलरेडी हैज बीन अकर्ड इज कॉल्ड हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यहाँ पे हमारी कंडीशन क्या लगी कि हमारा एक इवेंट ऑलरेडी अकर्ड हो चुका है, तो हमने दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि क्या होगी। तो ये था हमारा इसका टॉपिक। तो इसके बाद मैं इसका एक एग्जांपल लेके आपको भी समझाता हूँ। अगर हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूलेस की बात करें तो उसके दो ही फॉर्मूले बन सकते हैं। जो हमारे पास दो इवेंट्स होते हैं, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपॉन हमने अगर बी निकालना हो तो उसके प्रोबेबिलिटी की क्या निकलेगी, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ऑफ बी, राइट। सेकंड फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए व्हेन ए ऑलरेडी अकर्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एंड अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, हमारा ये फॉर्मूला होता है। इसके मैं एग्जांपल से आपको ये समझाता हूँ। मैंने इसका एक एग्जांपल लिया है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का, ये देखते हैं। ये हमारा एक बैग है जिसमें 10 वाइट बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है, ठीक है। हमने क्या बताया, हमको 2 बॉल्स ड्रॉन वन आफ्टर द अनदर, रिप्लेस किए, बॉल निकालनी है एक के बाद एक। हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि दोनों जो बॉल्स हैं वो ब्लैक निकले। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं कैसे होगा, ठीक है। अब हमारे पास 5 ब्लैक बॉल है और 10 वाइट बॉल है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हम पहली बॉल निकालेंगे उसमें क्या होगा मेरी प्रोबेबिलिटी, इसको मैंने ए माना, ठीक है। हमारे पास 5 बॉल्स हैं, टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 + 5 5/15, ठीक है, यानी 1/3, ठीक है। मेरे पास ये निकली पहले अटेम्प्ट में। अगर मैं सेकंड अटेम्प्ट की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन सेकंड अटेम्प्ट, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसको मैंने बी माना सेकंड अटेम्प्ट पे, 4/14 क्यों होगी, क्योंकि हमने यहाँ विदाउट रिप्लेसमेंट करा है। हमने इस बॉल को वापस निकाल के एक बार इसको वापस नहीं डाला, तो हमारे पास जो बॉल बची हमारे पास बची 14, ठीक है। 14 बॉल बची और हमने एक बॉल निकालनी है, तो हमारे पास क्या बची 5, टोटल 5 है ब्लैक, तो एक हमने निकाली तो हमारे पास क्या बची 4, तो ये हमारी होगी 4/14, राइट। तो इसके बाद हम देखते हैं फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ ब्लैक बॉल्स, हमारे पास दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में ब्लैक और सेकंड अटेम्प्ट में ब्लैक आई, तो उसकी प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगी हमारे पास 1/3 इंटू 4/14, 4/42 यानी कि 2/21, ये हमारा हो जाएगा आंसर। हमने इस केस में कुछ ऐसा किया नहीं है। हमारे पास एक बॉल ब्लैक था जिसमें हमको 10 वाइट बॉल थी और 5 ब्लैक बॉल थी, ठीक है। हमको 2 बॉल्स निकालनी थी एक के बाद एक विदाउट रिप्लेसमेंट, हमने बॉल को रिप्लेस नहीं किया, वापस नहीं डाला। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर ब्लैक, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हमारी दोनों बॉल जो ड्रॉन हुई हैं वो दोनों ब्लैक बॉल्स हों, ठीक, राइट। तो हमने क्या किया, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन फर्स्ट अटेम्प्ट, हमारे पहले अटेम्प्ट में हमारी ब्लैक बॉल निकाली गई, ठीक है। तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल हमारा 5 ब्लैक बॉल है और टोटल हमारे पास होगी 15, तो 5/15 यानी कि 1/3, ठीक है। हम कह रहे हैं कि सेकंड अटेम्प्ट में ब्लैक बॉल है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक बॉल इन सेकंड अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में भी है, बट यहाँ पे जो बात ध्यान रखनी है वो है विदाउट रिप्लेसमेंट, कि हमने जो बॉल निकाली उसको वापस नहीं डाला, तो हमारे पास अब बच गई एक बॉल निकालने के बाद बची हमारे पास 14 बॉल्स, ठीक है। और ब्लैक बॉल हम निकाली है तो ब्लैक कितनी बचेंगी 4, ठीक है। तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 4/14, राइट।
तो हमने निकालने की प्रोबेबिलिटी थी कि दोनों बॉल्स हमारा ब्लैक आए। तो हमारे पास दोनों बॉल्स की जब मल्टीप्लाई कर देंगे, जो ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी को दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी कि दोनों हमारे जो बॉल्स है वो ब्लैक आए, यानी कि 1/3 इंटू 1/4/14 दैट इज 4/42 इज इक्वल टू 2/21। तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था जो हमने आपको सॉल्व कर दिखाया।